नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तराखंड। चलिए शुरुआत करेंगे। जिले के बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर स्थित सिलाई बैंड क्षेत्र में बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचा दी है। घटना में एक निर्माणाधीन होटल की साइट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जहां काम कर रहे 8 से 9 मजदूरों के लापता होने की सूचना भी प्राप्त हुई है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने जानकारी दी है कि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी इससे प्रभावित हुआ है, जिससे मार्ग पर यातायात बाधित है। जिला प्रशासन ने त्वरित एक्शन लेते हुए राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासनिक टीमें घटनास्थल पर मौजूद है और लापता मजदूरों की तलाश की जा रही है। सघन सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। इस आपदा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील के सिलाई बैंड क्षेत्र में हुए भूस्खलन की दुखद घटना में कुछ श्रमिकों के लापता होने की सूचना है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सहित अन्य दल राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। मैं लगातार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हूं। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर उत्तरकाशी समेत राज्य के विभिन्न जिलों में हो रही भारी वर्षा की स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने बंद सड़कों को शीघ्र खोलने, जिला प्रशासन को सतर्क रहने और आमजन को समय पर सूचना देने के निर्देश दिए हैं। पालीघाट से लगभग 4 किलोमीटर आगे यमुनोत्री हाईवे है। सिलाई बैंड नाम की जगह है, यहाँ पे एक कुछ होटल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन। उसी के बगल से एक नया लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ है, जिसमें पहले कभी नहीं हुआ था, सेफ था। उसमें डेवलप हुआ है लैंडस्लाइड और उस नीचे की ओर आते हुए, होटल से नीचे की ओर आते हुए जो लेबर्स का शेल्टर था, शेल्टर या कैंप साइट, वो उसकी जद में आया है। तो इस लैंडस्लाइड की वजह से हमारा जो एनएच है वो लगभग अभी जो असेस किया है 10 मीटर के आसपास वो वॉश आउट हुआ है। और जो कैंप साइट थी नीचे लेबर्स की, जिसमें बताया जा रहा है 19 लेबर थे, उसमें से 8 या 9 लोग मिसिंग थे। अभी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, रेवेन्यू का टीम मौके पे है, पीडब्ल्यूडी का टीम भी आ गया है। पालीघाट पे, सिलाई बैंड पे और ऊपर 2 लोकेशन पे रोड वॉश आउट नहीं हुई है, लेकिन मलबा आने की वजह से अभी बाधित है। तो लगभग 2 घंटे का समय लगेगा बाकी जगह रोड क्लियर करने में, परंतु जो वॉश आउट हुआ है 10 मीटर के एरिया, जिसके लिए थोड़ा समय लगेगा इसको वापस से रिस्टोर करके। जो ट्रैफिक ऊपर है हमारे यमुनोत्री की तरफ जो दर्शन के लोग गए थे, उनको लाने के लिए भी 3 बजे तक का समय दिया है। हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल के हालातों को लेकर? 9 मजदूरों के लापता होने की सूचना पहले प्राप्त हुई थी, क्या कोई मजदूर अब तक खोज लिया गया है? क्या इस बारे में कोई सूचना सामने आई है अब तक? आशीष, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आशीष के साथ हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा। एक बार फिर से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन लगातार आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जो है फिलहाल लगातार जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात है। आशीष हमारे साथ लगातार जुड़। आशीष, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी निशु। आशीष, क्या अपडेट है फिलहाल के हालातों को लेकर? बिल्कुल निशु, जो ये अतिवृष्टि और बादल जो फंसा है उत्तरकाशी में हाईवे पर पालीघाट से करीब 4 किलोमीटर आगे जो सिलाई बैंड है वहाँ पर ये हादसा हुआ है। और जो निर्माणाधीन एक होटल था, उसके जो मजदूर थे उनका टीन शेड से में रह रहे थे, वो कहीं ना कहीं जो भवन था वो इसकी चपेट में आ गया, मलबे की चपेट में आ गया और 19 लोग वहाँ मौजूद थे, जिसमें से 10 लोग तो रेस्क्यू कर लिए गए थे और 9 लोग लापता है और उनकी खोजबीन अभी भी जारी है। यमुना नदी का बहाव भी काफी बढ़ा हुआ है, जलस्तर बढ़ा हुआ है और रेस्क्यू कार्य जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी के साथ ही जो डीएम है उत्तरकाशी के प्रशांत आर्य जो इस हादसे में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो बचाव है उसके करने के निर्देश दिए हैं कि जो भी लापता लोग हैं उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाएगी। अभी तक जानकारी के अनुसार अभी तक कोई भी शव बरामद नहीं हुआ है। जो 9 लोग लापता हुए हैं उनकी जो स्थिति है वो आपदा जो जिला आपदा प्रबंधन की ओर से जारी की गई है और उनका रेस्क्यू लगातार जारी है।
ठीक है, तो यानी कि लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें वहां पर तैनात हैं। और ये भी बताइए आशीष की जो आसपास रहने वाले लोग हैं, भूस्खलन के आसपास रहने वाले जहां पर हुआ है, वहां पर जो लोग रह रहे हैं, क्या उनको किसी अन्य स्थान पर पहुंचाया गया है, सुरक्षित स्थान पर? जी निशु, यहाँ आसपास तो कोई लोग नहीं थे। होटल का निर्माण, यहाँ पर एक होटल का निर्माण हो रहा था, उसके सारे मजदूर एक टीन शेड में रह रहे थे जो मलबे की चपेट में आ गया। और कहीं ना कहीं जो एनएच है उसका भी करीब 10 मीटर हिस्सा जो है वॉश आउट हुआ है। और आसपास के जो ग्रामीण है, गांव है, उनका भी संपर्क कहीं ना कहीं टूट गया है। और जो आसपास के लोग हैं उनको कोई किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। जी बताइए, क्या इस बारे में बताया गया कितना समय और टीमों को वहां पर लगेगा? क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, हम देख पा रहे हैं पूरा जो इलाका मलबे में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या इस बारे में कोई सूचना दी गई है, कितना समय और लगेगा यहाँ पर? जी, फिलहाल जो चारधाम यात्रा है वो 24 घंटे के लिए रोक दी गई है उत्तराखंड में। और जो यमुनोत्री हाईवे पर ये जो अतिवृष्टि के बाद जो मलबा आया है और जो रोड जो गायब हुई है, ये जो जहाँ पर वॉश आउट हुआ है, इसके अलावा एक दो और जगह पर भी मलबा आया है यमुनोत्री हाईवे पर। तो कहीं ना कहीं देर शाम तक इसको खुलने की उम्मीद है। और सारी टीमें, एनएच है, पीडब्ल्यूडी है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ, सभी लोग जो बचाव दल के लोग हैं वो लगे हुए हैं। और देर शाम तक उम्मीद है कि एनएच खोल दिया जाएगा। फिलहाल जो गंगोत्री एनएच था वो खोल दिया गया है, लेकिन यमुनोत्री हाईवे अभी भी खुल नहीं पाया है। जी, मार्ग बंद है, जिसके चलते लोगों को इस बारे में जानकारी भी दी जा रही है कि मार्ग बंद है, अपने होटल से जो है ना निकले। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी लगातार संपर्क जो है सदा हुआ अधिकारियों के साथ, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, सीएम पुष्कर सिंह धामी जो आपदा परिचालन केंद्र है, राज्य आपदा परिचालन केंद्र देहरादून में, वहाँ से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो लापता लोग हैं जो उनका रेस्क्यू करने के निर्देश दिए हैं। और जल्द से जल्द जो एनएच है वो खोलने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। और जो लापता लोग हैं उनको भी जल्द से जल्द तलाश करने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम बड़कोट, तहसीलदार बड़कोट मौके पर हैं और बचाव और रेस्क्यू कार्य जारी है। डीएम उत्तरकाशी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं प्रशांत आर्य। इसके अलावा सीएम ने खुद जो है देहरादून से निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो राहत और बचाव कार्य हैं वो पूरे किए जाएंगे। ठीक है आशीष, तो कुल मिलाकर वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 9 लोग जो अभी भी लापता है उनको ढूंढने के लिए यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 123वां एपिसोड टेलीकास्ट किया गया। इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सुना। सोशल मीडिया एक्स पर सीएम ने पोस्ट कर लिखा कि आज देहरादून में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 123वां संस्करण सुना। कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता, देश विदेश में बने कीर्तिमानों और आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की हत्या जैसे काले अध्याय पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 64% आबादी को सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ये वास्तव में भारत में मोदी सरकार द्वारा सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में उठाए गए ठोस कदमों का प्रमाण है। उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस और प्रकृति संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार हस्त निर्मित उत्पादों की सराहना की है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों का ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज अब वैश्विक पहचान प्राप्त कर रहा है, जिससे राज्य की मातृशक्ति को आजीविका के नए अवसर भी मिल रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम का 123वां एपिसोड जो है वो लॉन्च हुआ, जहां पर सीएम धामी ने भी एक कार्यक्रम सुना है और सीएम धामी ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया और क्या कुछ कहा वो हमने आपको बताया।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। इन दिनों काशीपुर की हवाओं में कुछ ज्यादा ही राजनीतिक परफ्यूम उड़ाया जा रहा है। शहर की गलियों में, चाय की दुकानों पर, सोशल मीडिया पर और कुछ लोग दिन रात एक ही बात दोहरा रहे हैं कि काशीपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है। लेकिन जब इतिहास की किताबें खोलकर देखी जाती हैं तो सच्चाई कुछ और ही निकलती है। इन बातों को हवा देने वाले वही लोग हैं जो हर चुनाव में कांग्रेस की जीत का सपना देख देख कर अब सपना बेचने लग गए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि 1985 के बाद कांग्रेस काशीपुर में कभी विधायक की सीट नहीं जीत सकी। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरभजन सिंह चीमा, जो खुद 4 बार काशीपुर से विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस का गढ़ कभी भी नहीं बना। 1991 में जब इलेक्शन हुआ उसमें राजीव अग्रवाल बीजेपी की टिकट से जीते। 2.5 साल के बाद 1993 में जब हुआ तब भी राजीव अग्रवाल बीजेपी की टिकट से जीते। 2002 से लेके आज की तारीख तक लगातार भारतीय जनता पार्टी काशीपुर में विजयी रही। काशीपुर को इस समय बीजेपी का गढ़ तो कहा जा सकता है। उस चीज का गढ़ कहां से बन जाएगा जिसकी जड़ें सूख गई। कांग्रेस तो दिल्ली से सूख गई, जड़ों से सूख गई। अब गड़बड़ कुछ नहीं, आने वाले समय में भी अभी 10-15 साल कम से कम बोल रहा हूं मैं, बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली। काशीपुर में बीजेपी का ही वहीं कुछ नहीं है। 1980 से 1985 तक सत्येंद्र चंद्र जी गुड़िया विधायक रहे। 85 के बाद फिर एक चुनाव हुआ, उसमें नरेंद्र तिवारी जी विधायक रहे। अब 87 से और 2025 चल रहा है। आप लगा लीजिए कि कांग्रेस का विधायक कब रहा है यहाँ पर, या कितने मेयर रहे। अगर लोकल इलेक्शन की बात करते हैं ना हम, तो इस चीज में तो मुझे तो लगता नहीं। मैं तो खुद स्वतंत्र संग्राम सेनानी परिवार से रहा हूँ, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहा हूँ। लेकिन मैंने तो आज तक देखा नहीं कि कांग्रेस कभी गढ़ रही हो। इन लोगों की तो आपस की बेकार की मानसिकता, छोटी मानसिकता, ग्रोहबाजी करते हैं। इस चक्कर में इन्होंने कांग्रेस का नाश कर दिया। कुछ लोग पता नहीं कहते हैं गढ़ रहा या गढ़ है। मुझे तो समझ में आता नहीं कब गढ़ रहा और कब है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने शनिवार को हरिद्वार में पहले यूथ अंडर 18 राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन किया। बता दें कि इस प्रतियोगिता में बालक वर्ग में 27 और बालिका के वर्ग में 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की टीम ने हिस्सा वो ले रही हैं। और हरिद्वार के प्रेम नगर आश्रम सभागार में प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड में हर सप्ताह 1 या 2 नेशनल स्तर की खेल प्रतियोगिता आयोजित हो रही हैं। उत्तराखंड बहुत तेजी से खेल भूमि बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित देश बनाने के साथ साथ खेल जगत में सुपर पावर भी बनना जरूरी है। बता दें कि इस मौके पर हरियाणा में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार, जूना अखाड़ा के स्वामी भलेगिरी महाराज, उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश जोशी, महासचिव चेतन जोशी, भारतीय कबड्डी संघ के अध्यक्ष तेजस्वी गहलोत, महासचिव जितेंद्र कुमार, जिला खेल अधिकारी शिबाली गुरंग, बिहार कबड्डी संघ के अध्यक्ष कुमार विजय इस दौरान उपस्थित रहे। नैनीताल जनपद सेवा के क्षेत्र में आते हुए उद्घाटन किया। और राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2025 के उद्घाटन के साथ ही तमाम महत्वपूर्ण बातें रेखा आर्य की ओर से कही गई हैं। उन्होंने कहा कि खेल भूमि के तौर पर भी उत्तराखंड जो है लगातार अपनी पहचान बना रहा है और लगातार जिस तरीके से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में हो रहा है, ये दिखाता है कि उत्तराखंड अब खेल भूमि के तौर पर अपनी छवि बनाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं खेल विश्वविद्यालय मानसखंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में पहले साल 6 कोर्सों के साथ शुरुआत करने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि शनिवार को खेल निदेशालय में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्य ने यूनिवर्सिटी समेत अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। इस बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि देश के चुनिंदा
5 से 6 स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कोर्स और सिलेबस का अध्ययन कर बेस्ट करियर ओरिएंटेड कोर्स चुने जाएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि आगामी खेल दिवस 29 अगस्त पर यूनिवर्सिटी के शिलान्यास की सभी तैयारियां कर ले। शुरुआत में यूनिवर्सिटी में खेल सचिव, कुलपति, खेल निदेशक, कुल सचिव और खेल विभाग के वित्त नियंत्रक वित्त विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक की जिम्मेदारी संभालेंगे। बैठक में खेल मंत्री ने नेशनल गेम्स के पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न जॉब देने के लिए अधिसंख्य पद जल्द सृजित करने की कार्रवाई तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों से कहा है कि खिलाड़ियों के लिए भोजन भत्ता 250 से बढ़कर साय के समान करने का प्रस्ताव जल्द तैयार करें। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला दिव्यांग एवं पुनर्वास केंद्र की प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में जनपद के दिव्यांगजनों की समस्याओं और कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं दिव्यांगजनों की चिकित्सा सुविधा के लिए कोरोनेशन अस्पताल में विशेष स्टेट रेफरल सेंटर बनाया जाएगा। बता दें कि भूमि न मिलने के कारण 10 वर्षों से मामला अधर में लटका था। पहली ही बैठक में डीएम ने इसका संज्ञान लेते हुए स्टेट रेफरल सेंटर के लिए त्वरित कार्रवाई के लिए एस्टीमेट गठन और कार्यदायी संस्था चयन के निर्देश दिए हैं। डीएम की कोशिशों से पहले 14 अनाथ बौद्धिक अक्षम दिव्यांग बालिकाओं को नया उच्च स्तरीय आशियाना भी मिल चुका है। इन बालिकाओं को बंद होने जा रही सत्य साई आश्रम से राफेल होम संस्था में विधिवत दाखिल कराया गया है। जिलाधिकारी ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि चक्राता ब्लॉक में छूटे 208 लोगों का दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए विशेष शिविर लगाए जाएं। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायता उपकरण वितरण हेतु शिविरों का व्यापक प्रचार प्रसार करें, ये बात कही गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर राज्य के मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का प्रभावी तरीके से सामना करने और जल भराव की स्थितियों से कारगर तरीके से निपटने के लिए 30 जून को प्रस्तावित मॉक ड्रिल की तैयारियों को शनिवार को अंतिम रूप दिया गया है। मॉक ड्रिल को लेकर जनपदों की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में टेबल टॉप एक्सरसाइज और आयोजित की गई। इस दौरान जनपदों में जिन परिदृश्यों पर मॉक ड्रिल की जानी है उन पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। साथ ही मॉक ड्रिल के सफल संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं इस अवसर पर सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने कहा कि इस वर्ष मौसम विभाग द्वारा सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है और इस बारे में अधिक जानकारी साझा की गई। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील में बादल फटने से हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं। राज्य के अधिकांश जिलों में नदी नालों का जलस्तर उफान पर है। ऐसे में तस्वीरें भी आप देखिए, जिससे भारी भूस्खलन और पुलों के बहने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। चारधाम यात्रा को अगले 24 घंटे के लिए रोक दिया गया है। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों और पर्यटकों से फिलहाल उत्तराखंड न आने की अपील भी की है। उत्तरकाशी के पालीगाड़ क्षेत्र, जिसे सिलाई बैंड के पास बताया जाता है, वहां पर भारी मलबा आने से 9 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें रेस्क्यू अभियान में जुटी हैं। इस बीच राज्य में पीसीएस परीक्षा भी आयोजित की जा रही है, जो युवाओं के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं साबित हो रही। वहीं चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में मानसून की बारिश ने भारी तबाही मचाई है। कई जगह संपर्क मार्गों पर मलबा और बोल्डर गिरने से आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई और ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क जो है वो टूट गया है। 4 तस्वीरें आप देखिए, जिसके जरिए आप समझेंगे किस तरीके से नदियां और नाले जो है उफान पर है। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर जो है मुश्किलें दोगुनी हो गई हैं। तो वहीं प्रदेश में मौसम विभाग ने तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं एसएसपी देहरादून द्वारा स्थिति को देखते हुए उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सभी अधिकारियों कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर यहां पर रखा गया है। वहीं आज जनपद के 96 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए पुलिस द्वारा सुरक्षा के समुचित प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। साथ ही बता दें कि भारी बरसात के कारण परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस नियमित रूप से क्षेत्र में सक्रिय है। बता दें कि देर रात से लगातार हो रही भारी बरसात के कारण
मालसी जो पुलिया के पास सड़क का किनारा बारिश के कारण धंस गया है, जिस पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस द्वारा बैरियर लगाकर भारी वाहनों को रोका जा रहा है। मसूरी जाने वाले पर्यटकों से अनुरोध किया जा रहा है कि कृपया उक्त मार्ग का प्रयोग कम से कम करें, अन्य वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। साथ ही भारी बरसात के कारण किरशाली चौक के पास एक 4 मंजिला इमारत का साइड का पुश्ता जिसके गिरने की संभावना है। ऐसे में स्थानीय पुलिस के साथ एसडीआरएफ तथा फायर सर्विस की टीम को नियुक्त वहां पर किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने 29 और 30 जून के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसका असर पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, देहरादून और नैनीताल के जिलों में अधिक रहने की संभावना है। इसके चलते भूस्खलन, सड़कें बंद होने और नदी नालों में जलस्तर बढ़ने की आशंका भी जताई गई है। साथ ही आम जनता और पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन को अलर्ट रहने और आपदा प्रबंधन के सभी इंतजाम चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो आज 29 तारीख है जून की। तो 29 और 30 तारीख के लिए जैसे बोला गया था कि भारी से बहुत भारी वर्षा जो है कुछ जगहों में वो प्रदेश के विभिन्न जिलों में मिलने वाली है, और बाकी भी जो जिले हैं उनमें भी, जनपदों में भी हैवी से वेरी हैवी रेन कहीं कहीं पर मिलने की संभावना है। तो जो हमने रेड वार्निंग के लिए खासकर रखे हैं डिस्ट्रिक्ट, उसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और इसी तरह जो है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को ये रखा गया है आज और कल के लिए। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें ऑरेंज अलर्ट जो है वो रखा गया है। इसी तरह सेम चीज़ जो है कल 30 तारीख के लिए भी जून को वो रखी गई है। तो 2 दिन काफ़ी बारिश की एक्टिविटी प्रदेश में देखने को मिलनी चाहिए। खबर देहरादून से है, जहां भारी बारिश के कारण मकान गिर गए। बता दें कि भारी बारिश के कारण कारगी ग्रांट क्षेत्र में नदी किनारे बने 2 मकान गिर गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर सर्विस की टीमों द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य चलाया गया। मौके पर सूचना मिलते ही एसएसपी देहरादून ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है और राहत कार्य में लगे पुलिस तथा फायर सर्विस के जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने आसपास के मकानों को खाली कराया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए अवगत कराया है। तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में मौसम का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी आने वाले समय के लिए दी है। वहीं आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन और गढ़वाल कमिश्नर के निर्देश के बाद जिलाधिकारी उत्तरकाशी प्रशांत कुमार आर्य ने चारधाम यात्रा पर अगले 24 घंटे के लिए रोक लगा दी है। बता दें कि जनपद में तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों में रुकवाने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं जिले की पुलिस और सभी उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। तो प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने चारधाम यात्रा को अगले 24 घंटे के लिए रोक दिया गया है। ऐसे में पर्यटकों से कहा जा रहा है कि उत्तराखंड का रुख फिलहाल ना करें, क्योंकि बारिश होने के चलते यहां पर जो है भूस्खलन हुआ है। ऐसे में कई सारे मुख्य मार्ग जो है उससे प्रभावित हुए हैं। इस बीच आशीष ढोभाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आशीष, क्या बताया ये जा रहा है कि 24 घंटे पर जो है रोक लगा दी गई है चारधाम यात्रा पर। ऐसे में पर्यटकों को किस तरीके से इस बारे में अवगत कराया जा रहा है? जी निधि, उत्तराखंड में जो लगातार बारिश हो रही है और जगह जगह जो भूस्खलन और मार्ग बंद हो रहे हैं, उसको देखते हुए जो गढ़वाल आयुक्त हैं उन्होंने जो है निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे के लिए जो चारधाम यात्रा है वो रोक दी जाए, क्योंकि मौसम विभाग ने भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तराखंड के विभिन्न जो जनपद हैं जिनमें चारधाम यात्रा भी होती है, तो ऐसे में निर्देश दिए गए हैं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे की तरफ से कि जो यात्री जहाँ है उसे वहीं पर सुरक्षित रखा जाए और सभी जो विभाग हैं उनको उनके व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। और जो भोजन और रुकने की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से यात्रियों की जा रही है और अगले 24 घंटे तक जो चारधाम यात्रा है वो फिलहाल रोक दी गई है। जी हेलो आशीष, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही?
जी आशीष बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले समय में और ज्यादा बारिश हो सकती है, तो यानी कि हालात जो है और ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में 24 घंटे जो चारधाम यात्रा पर रोक लगाई गई है, क्या इसे और एक्सटेंड किया जा सकता है? जी फिलहाल ये तो 24 घंटे बाद ही सामने आएगा ये क्या सरकार का निर्णय जो रहेगा, लेकिन फिलहाल 24 घंटे के लिए यात्रा पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि जो यमुनोत्री मार्ग पर जो लैंडस्लाइड हुआ है उसके करीब 9 लोग लापता है, और जो अन्य जो मार्ग हैं, बद्रीनाथ मार्ग भी बंद था और गंगोत्री यात्रा मार्ग भी बंद था। तो ऐसे में भारी बारिश को देखते हुए ये निर्देश जारी किए गए हैं, और कहीं ना कहीं अब अगले 24 घंटे बाद ही जो सरकार का निर्णय होगा उसी के अनुसार जो है आगे जो है निर्णय लिए जाएंगे। जी ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।